Welcome to Quality Coaching Academy. कहते हैं 69 में कि at constant temperature for a given mass of gas the product of pressure and volume is constant. ये दर हकीकत बॉयल्स लॉ है। का मतलब क्या है, देखिएगा कि अगर हम लेते हैं मिसाल के तौर पे ये हम लेते हैं प्रेशर और ये है वॉल्यूम और ये P और V का प्रोडक्ट है, तो बात सिंपल है। बॉयल्स लॉ के मुताबिक अगर लेट से प्रेशर 1 है, वॉल्यूम कितना होगा इसका सारा डिपेंड होता है फिर नंबर ऑफ मोल्स पे और टेम्परेचर पे। कंसिडर कीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है और 1 atm पे वॉल्यूम बनता है लेट से 40 है, तो P और V का प्रोडक्ट क्या आएगा, 40 आएगा। मल्टीप्लाई कर लें। अब अगर आप प्रेशर को डबल कर देते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है, तो वॉल्यूम 40 से हो जाएगा 20, तो लिहाजा अगेन P और V का प्रोडक्ट जो है ये वही 40 आता है। आप फिर से प्रेशर डबल कर लें, लेट से ये 4 हो जाता है और वॉल्यूम फिर से हाफ हो जाएगा, 20 से 10 हो जाता है और 4 into 10 अगेन 40 है। तो जनाब ऑप्शन है ये बॉयल्स लॉ है, सेकंड ऑप्शन बॉयल्स लॉ। अच्छा, क्वेश्चन 70 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल ऑक्यूपाई स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 atm प्रेशर। देखिए गैसेस के वॉल्यूम का डिपेंड नंबर ऑफ मोल्स पे होता है, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबके मोल्स बराबर हैं। दर हकीकत HF गैस नहीं है, ये याद रखें कि HF इस टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। बात को समझ गए आप? तो ऑप्शन ए है यहां पर, यानी बाकी तो गैसेस हैं आपके पास जो है, लेकिन जैसे कि आप नाइट्रोजन है तो ये गैस है, हाइड्रोजन है तो ये भी गैस है, क्लोरीन है ये भी गैस है। 70 में ऑप्शन ए सही है, ए, बिकॉज HF इज अ लिक्विड एट दिस टेम्परेचर। क्वेश्चन है 71 कहता है कि एट STP 2 balloons of equal volume were taken, फिर one containing helium gas, the other contains a gas X, कोई और गैस है। कहते हैं कि the balloon of helium depleted 4 times faster। तो देखिए ये इस तरह है कि ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है हीलियम का, ये 4 टाइम्स ज्यादा है रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ एक्स। यानी इस तरह है कि एक गुब्बारा है और इस गुब्बारे में हीलियम गैस है, तो ये कहता है हीलियम इससे निकल रही है, तो अब के ये इसका रेट ऑफ इफ्यूजन है 4 टाइम्स, ठीक है जी, ज्यादा है। तो यही वजह है कि अगर इसी गुब्बारे के पोरस वॉल से अगर वो गैस मिसाल के तौर पे 1 लीटर निकलेगी तो ये 4 लीटर उसे निकल जाती है, इसका रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है। तो अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं ग्राम्स लॉ को, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ अननोन गैस, तो यहां पे होगा मोलर मास ऑफ अननोन और मोलर मास ऑफ हीलियम। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, फिलहाल पहले इसे हल कर लें और फिर शॉर्टकट देख लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास है ये वाला, ये वैल्यू बनती है, तो ये होगा 4 और रेट ऑफ इफ्यूजन और फिर है रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ एक्स, यानी इसकी जगह पे मैंने इसकी ये वैल्यू डाल दी है। ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये है मोलर मास ऑफ एक्स और फिर है मोलर मास ऑफ हीलियम। देखिए हीलियम का बनता है 4। एंटीटेस्ट के लिए आप इतनी ही कैलकुलेशन कर लें जितनी जरूरी है, ठीक है जी, आंसर तक डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश कर ले। ये कैंसिल, तो फिर आप क्या करते हैं, स्क्वायर लेंगे ना, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, इस साइड का भी और इस साइड का भी, तो ये स्क्वायर इसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। तो ये है मोलर मास और फिर ये कितना बनता है, 4 4 are 16 और 16 4 are 64, तो हमने जरा कर दिया है कि ये है 64। तो देख लें कौन सी गैस है जिसका मोलर मास 64 बनता है। यहां पर ये है सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है, 71 में डी ऑप्शन है। चंद गैसेस ज़हनी तौर मेंटली आप तैयार रहें। चंद गैसेस जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप लेते हैं हाइड्रोजन, मोलर मास है इसका 2,
अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 4, और वो कौन है, वो है हीलियम। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा कि 4 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं 4 का, तो फिर आ जाता है आपके पास 16, और ये कौन है, मीथेन है। समझ गए बात को, ये चंद गैसेस हैं और साथ साथ आखिरी सल्फर डाइऑक्साइड है 64। तो ये चंद गैसेस याद रखें, ज्यादातर वहां पे 1.2 1.3 इस तरह की वैल्यूज नहीं होंगी, बल्कि 2 टाइम ग्रेटर 3 टाइम ग्रेटर इस तरह। तो ये चंद एक गैसेस हैं, इनका ख्याल रखें हम। हाँ जी, देवन स्क्वायर संगर आ लो इधर देखें। ये हमारे पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम बाय दैट ऑफ अननोन। तो मोलर मास ऑफ अननोन ये इनवर्स प्रोपोर्शन है ग्राम्स लॉ के मुताबिक, ठीक है ये। अच्छा, अब हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन यह है, तो मैंने इसकी ये वैल्यू लिख दी है, ये आपके पास आ गया है, यहां तक ये सही है, हो गया। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाता है हमारे पास 4 रह जाता है, जहां पे है मोलर मास ऑफ एक्स बाय दैट ऑफ मोलर मास ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय 4, ये सही है। अब मैंने दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया, इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया है। तो जब स्क्वायर ले लिया तो 4 का आ जाता है क्या, 16 आ जाएगा स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। समझ के बात, तो ये रह जाएगा आपके पास mx इस तरह डिवाइडेड बाय 4, अंडर रूट की यह वैल्यू है 1/2, और आपने ऑलरेडी स्क्वायर लिया है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ x। अब सही है, आपको जिधर भी मसला हो तो डायरेक्ट पूछ लिया करें, टीचर्स आपके लिए होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो आगे जाएं। कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या शॉर्टकट याद रखें कि जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स मेजॉरिटी हैं, ठीक है जी, मेजॉरिटी जो है जिधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हो, तो जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इधर देखें, यह है HClO, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा, अगर आप बना भी लेंगे तो भी ठीक है, ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है इस तरह, ये देखें OH ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह HClO2 या HClO3, HClO4, H2SO4, HNO3, जिधर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन होंगे तो उसमें OH ग्रुप होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है जी। कोशिश करें कि जनरल चीज याद रखें ताकि आप उसको हर जगह अप्लाई करें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे फास्फोरिक एसिड में आपको क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डेफिनेटली है, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये वाला जो एसिड वाला हाइड्रोजन है वो दर हकीकत ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है। बात को समझ गया, जिधर भी एसिड नाम आ गया और आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखा तो जनरल फार्मूला ये होगा कि HO और आगे जो भी है वो है, क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, या कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, ये हाइड्रोजन थ्रू ऑक्सीजन अटैच है, सो देयर इज OH ग्रुप। जब OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होगी। तो एक एक याद ना करें, मिसाल के तौर पे ऑक्सैलिक एसिड में लिख लेता हूं, जरा देख लीजिएगा, यह है H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, बिल्कुल डेफिनेटली इसमें है। चलें जी, तो ये है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस फार्मूले के तहत इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर DNA है, आप जानते हैं ये भी। H2 में लंदन फोर्सेस हैं, तो ये होगा हमारे पास 72 में सही ऑप्शन है। अच्छा, जरा एक और चीज स्ट्रेटजीज में याद रखें, नन ऑफ दीज इज नेवर एन आंसर। यहां पर होगा, टीचर आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, लेकिन एंट्री टेस्ट में अगर कभी आ गया नन ऑफ दीज, सो दिस इज नेवर एन आंसर, ये कभी भी नहीं होता। इट एक्चुअली शोज द लिमिटेड वोकैबुलरी ऑफ द एग्जामिनर, उसकी वोकैबुलरी जब खत्म हो जाती तो वो नन ऑफ दीज दे देता है। सही है, एक ये चीज का ख्याल रखें। और दूसरे ये ख्याल रखें कि इंसान हमेशा, इसकी अपनी नफ्सियात है, ये हमेशा अपोजिट चीजों और सिमिलैरिटीज में हमेशा रहता है।
जैसे अगर आप कहेंगे तुर तो कहेगा स्पिन, ठीक है ना, रोग तो रंजुर। तो ये जब भी कहेगा हाइड्रोजिनेशन तो नीचे आंसर देगा डिहाइड्रोजिनेशन। तो आपको फिर आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जिधर भी अपोजिट और सिमिलर ऑप्शंस हो आपका आंसर उसी में मौजूद है। बात को समझ गया, अपोजिट और सिमिलर, और इससे आप 80% तक क्वेश्चन जो है वो आप गेस कर सकते हैं। नन ऑफ दीस को हमेशा निकाल लिया करें। अच्छा आगे जाइए, शाबाश। 73 तो कहता है कि विच गैस विल लिक्विफाई इजीली। तो आप बड़ा जल्दी इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ गैसेज हैं, तो यहां पर आपके पास है हीलियम, नियान, आर्गान और जीनान। तो जीनान जो है वो इनके मुकाबले में जल्दी लिक्विफाई होगी। कौन कौन ऑप्शन है? हीलियम है, नियान है, आर्गान है और फिर जीनान। तो जीनान का साइज ज्यादा है, तो इसमें लंडन फोर्सेस भी ज्यादा हैं, साथ साथ मॉलिक्यूल हैवी भी हैं, तो इसको लिक्विफाई इजीली किया जा सकता है। 74 कहते हैं कि विच वन डज नॉट अफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। जरा इन चीजों का ख्याल रखें, जैसे कि वेपर प्रेशर पे किस चीज का असर नहीं होता, विस्कोसिटी पे किस चीज का असर नहीं होता, ये चीजें जो कि नॉट अफेक्टेड बाय। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पर है कि विच वन डज नॉट अफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन सिंपली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या उसकी वजह से होती है। तो यहां पर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सरफेक्टेंट्स, अमाउंट ऑफ द लिक्विड। अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, दीज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड ये अमाउंट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड नहीं करती। 74 में डी ऑप्शन। आगे जाइए 75। A liquid which takes less time of flow in viscometer। विस्कोमीटर एक इस तरह इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा ग्लास अपरेटस है कि जिसकी मदद से हम विस्कोसिटी को मालूम कर सकते हैं। एक ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपकी बुक में लिस्ट के फॉर्म में इनको लिख लें, जैसे बैरोमीटर, मानोमीटर, विस्कोमीटर, डायपोल मीटर, ये जितने फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर जितने भी आपके कोर्स में हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आते रहे हैं। तो विस्कोमीटर इस तरह होता है, देखिएगा ये एक ट्यूब है और ये दूसरी ट्यूब है इस तरह, और इनको मैंने मिला दिया है यहां पर। अब जरा देखिएगा, इसमें होते हैं दो बल्ब। एक ये वाला है जो ऊपर होता है, ये दूसरा जो बल्ब है वो यहां पे होगा नीचे इधर। और अब आप यूं कर लेते हैं कि इस बल्ब में आप पिपेट की मदद से लिक्विड डाल लेते हैं और इसको आप सक्शन पंप या मुंह के जरिए ऊपर सक करके यहां पे आप उंगली रख लेते हैं। याद रखिएगा कि यहां पर मौजूद है एक बारीक कैपिलरी है, बारीक ट्यूब है ये। अब जब आपने लिक्विड को सक कर दिया है यहां तक मिसाल के तौर पे ये पे पॉइंट एक्स आप ले लें, ये वाला, और इस कैपिलरी के ऊपर पॉइंट वाई होता है। आपने लिक्विड पहले इधर डाला और फिर इसे सक किया तो यहां तक आ गया है, ठीक है जी, यहां तक भर गया है। अब आप इसे छोड़ देंगे और टाइम मालूम करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लो कितना होगा। शॉर्टकट में आप घर में ये कर सकते हैं कि सबसे पहले छोटा सा बॉटल ले लें, ठीक है जी, और आप उसको भर लेते हैं किसी लिक्विड से, और फिर आप ऑयल से भर लें तो आप विस्कोसिटी जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। जितना एक लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा तो उसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लो है वो काफी ज्यादा होता है। आप शॉर्टकट इस तरह भी मार सकते हैं, इधर रखें, ये आपके पास है गिलास, शीशा है, शीशे में आप शीशे पे आप लाइन लगा लें। मिसाल के तौर पर ये है, ये हमारे पास है शीशा और मैंने इधर लाइन लगा दी है, ये मैंने लाइन लगा दी है, और इस यहां पर चंद लिक्विड के ड्रॉप मैंने रखे। फिलहाल ये इंक्लाइन नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। यहां पे आपने चले लिक्विड ए रखा, फिर ये है बी है और सी है, लेट्स से डी है, ये आपके पास मुख्तलिफ लिक्विड है। और फिर आप इसे थोड़ा सा इंक्लाइन कर लें तकरीबन 15-20 डिग्री तक, यानी पहले इस तरह था यूं, और आपने लाइन लगा के ड्रॉप्स डाले इस पे। अब इसको थोड़ा सा स्लोप दे दें
और फिर आप देखेंगे कि जो लीस्ट विस्कस होगा वो सबसे आगे फ्लो कर जाएगा, और जो सबसे मोस्ट विस्कस है वो एक ही वक्त में इन्होंने शुरुआत कर ली, लेकिन जो लीस्ट विस्कस होगा वो सबसे आगे चला जाता है। अच्छा जी, तो ये यही बात कर रहा है कि अ लिक्विड विच टेक्स लेस टाइम, तो लेस टाइम लेगा तो वो क्या होगा, दैट विल बी लेस विस्कस। 76 कहते हैं H2O हैज ग्रेटर विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी टेम्परेचर से, मॉलिक्यूलर साइज से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, मॉलिक्यूलर शेप से अफेक्ट होती है। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, यानी ये है विस्कोसिटी। तो इस पे असरअंदाज होने वाले अवामिल मॉलिक्यूलर साइज है, मॉलिक्यूलर साइज बायोमॉलिक्यूल हैं तो वो आगे फ्लो नहीं करते आसानी के साथ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब पानी में ये होता है टेम्परेचर भी है, मॉलिक्यूलर शेप भी है। मॉलिक्यूलर शेप, आपको यह पता होना चाहिए कि किस फैक्टर की वजह से विस्कोसिटी बढ़ती है और किससे कम होती है। ठीक है जी। अच्छा, पानी को अगर आप देखेंगे तो पानी के लिए ये अप्लाई नहीं होता, पानी का बड़ा छोटा मॉलिक्यूल है, यानी O2 और 2 हाइड्रोजन बाउंड है, सही है। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पानी के लिए अप्लाई होता है, पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 76 में सी ऑप्शन है। 77, अच्छा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, और ये इसलिए दिया गया है कि कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में मेमोरी बेस्ड आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एग्जैक्ट चीजों को याद करते फिरें, बल्कि आप जरा उसे एवरेज फॉर्म में देख लिया करें। ठीक है जी, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत आपको नहीं है। तो जैसे आप इधर देख सकते हैं कि बाकी टेम्परेचर काफी आगे पीछे हैं, सी ऑप्शन यहां पे सही है। और 450 और 470 याद रखें, 450 पे लिक्विड रहते नहीं है ऑर्गेनिक या चाहे जो भी हो, बिकॉज 350 पे कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं। सो अगर वो कह देता है कि 450 पे एक लिक्विड है तो ये नहीं है। ठीक है जी, वो कम से कम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, और बाकी अगर वो माल्टन मेटल है तो मुमकिन है फिर। अच्छा, 77 सी ऑप्शन। 78, सेलेक्ट पेयर ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टलाइन होते हैं बिकॉज ओरिएंटेशनल ऑर्डर है, तरतीब इसमें होती है। फर्क सिर्फ यह है कि अट्रैक्शन जो है वो इतनी नीचे की लेयर के साथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये आगे फ्लो कर सकता है। इट इज अ लिक्विड, लेकिन इसके लेफ्ट राइट पे मॉलिक्यूल हैं जो, तो वो प्रॉपरली अरेंज है, गोया ये लेयर्स में ये जाते हैं। जैसे फौजियों का एक दस्ता होता है ना, तो लेफ्ट राइट पे मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, लेकिन वो जा रहे होते आगे। तो लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल भी ऐसे ही होते हैं कि वो लेफ्ट राइट पे अरेंज होते हैं। लाइक ये देखें, ये आपके पास है एक कंटेनर, और ये आपने गिरा दिया है लिक्विड क्रिस्टल, या चले कॉमन लिक्विड ले लें, तो कॉमन लिक्विड में ये होगा कि एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा सकता है, कोई वापस भी जा सकता है। ये आम लिक्विड है, कन्वेंशनल लिक्विड, जैसे कि पानी वगैरह। लेकिन जब आपके पास मॉलिक्यूल इस तरह हो कि जैसे पानी जो है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाएगा, ये कभी भी लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में नहीं जा सकता। क्यों? रीजन इसकी यह है कि पानी के हर साइड पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जिस टेम्परेचर पे ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा उस पे ये भी टूटेगा, इस पे ये भी टूटेगा, और उस पे वो भी टूटेगा। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के कंपाउंड ले लेते हैं जैसे कि लॉन्ग चेन हो जरा, और उसके लेफ्ट राइट पे ग्रुप NH हैं, OH हैं, इस तरह के ग्रुप्स हैं, और टॉप बॉटम पे ग्रुप्स इस तरह है, लाइक C2H5, CH3, लेस पोलर ग्रुप्स हैं, और लेफ्ट राइट पे मोर पोलर ग्रुप्स हैं। तो जब ये सॉलिड होगा और आप इसे हीट करेंगे तो टॉप बॉटम की अट्रैक्शन पहले खत्म हो जाती है, लेकिन लेफ्ट राइट पे अट्रैक्शन अभी भी मौजूद है। बात को समझ गया? सो इस तरह के सब्सटेंसेस सॉलिड से लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में जाते हैं। कोई के बाद खबर करना। तो जैसे आप मिसाल के तौर पे आप ले ले केरोसिन ऑयल या पेट्रोल डीजल ले ले, वो मॉलिक्यूल एक जैसा है। कैसे? C3 C2 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 इस तरह। तो लेफ्ट राइट पे लंदन, टॉप बॉटम पे लंदन, तो ये वाले कभी भी लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में नहीं जाते। सही है? कोई भी हाइड्रोकार्बन लिक्विड क्रिस्टल में नहीं हो सकता। ठीक है जी, उसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो चलिए, यहां पे ये कहता है लिक्विड क्रिस्टल और ग्लास, ग्लास एमार्फस है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही है, आइस और टेबल साल्ट। 78 में बी। चलिए जी आगे जाइए। 79, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर।
याद रखें अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो 79 में सी ऑप्शन है। और अब नेक्स्ट टाइम जो है ये गर्मियां आ रही हैं, लेकिन ये पोस्ट आप अपने फेसबुक पे शेयर नहीं करेंगे। कौन सी पोस्ट? कि भाई गर्मियां हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो गाड़ी की टैंकी फुल ना करें, फट सकती है। देखिए पेट्रोल लिक्विड है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। बात को समझ गए आप? और सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता। ये टैंकी है, तो अगर आपने इधर पेट्रोल डाला तो भी वेपर्स वही है, वेपर प्रेशर वही होगा। अगर आपने टैंकी फुल कर दी तो तब भी वेपर प्रेशर वही है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, बड़ी टैंकी या छोटी टैंकी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। तो खबर आप पूरी क्या ना? तो 79 में कहता है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। टेम्परेचर अफेक्ट करता है, फिर यह है सरफेस एरिया अफेक्ट नहीं करता, फिर है अमाउंट ऑफ लिक्विड अफेक्ट नहीं करता, फिर डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो 79 में डी ऑप्शन ठीक है। मेरी कंसंट्रेशन समझाने पे थी, ठीक है जी। और अगर कभी आ जाए इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर का मतलब टाइप ऑफ द लिक्विड, जब टाइप चेंज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज हो जाती है। 80 a line drawn from through the crystal such that rotating crystal through 360 the crystal appears exactly in same way more than once। तो अगर आप लेते हैं मिसाल के तौर पे एक क्रिस्टल ले लेते हैं, लाइक ये डस्टर, आप इसको क्रिस्टल कंसिडर कर लें, आर्थोरम्बिक शेप है ये। जब साइड बराबर नहीं होते और एंगल 90 के होते तो इसके साइड बराबर नहीं है, ठीक है जी, ये आर्थोरम्बिक है। अब अगर यूं कर ले मिसाल के तौर पे, हर बंदा इसे अपनी जगह पे देख ले, जो भी शेप है वो है। अब ये हमारे पास है जो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जिसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सेस है सुराख करके, अगर मैं इसे 360 पे रोटेट करूं तो देखें एक मर्तबा शेप आ गया है और फिर पूरा चक्कर लगा ले 360 पे, तो ये जो लाइन हमारे पास होती है एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये कहलाता है, कि जिसके थ्रू अगर आप इसे रोटेट कर लें तो ये अपने शेप को मोर देन वंस जो है ये रिपीट करता है। तो सी ऑप्शन है 81। पोटाशियम नाइट्रेट रंबोहेड्रल और सोडियम नाइट्रेट रंबोहेड्रल, दे आर। तो देखें दोनों रंबोहेड्रल हैं, दोनों के शेप एक जैसे हैं। रंबोहेड्रल ये शेप होता है कि जब साइड्स बराबर हो, तीनों साइड, ये क्यूबिक का अपोजिट है। क्यूब में भी साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन क्यूब इस तरह है, जरा देखिएगा, क्यूब में साइड बराबर हैं और एंगल सारे 90 के हैं। ये आपके पास क्यूब है और अगर एक साइड से प्रेस किया तो अब ये एंगल 90 के रहते नहीं है, सारे एंगल चेंज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं रंबोहेड्रल, रंबोहेड्रल। अच्छा, और आप सिर्फ अपने बुक की जो एग्जाम्पल है, जो टॉपिक के अंदर है, वही एग्जाम्पल आपने याद करनी है। तो दे आर आइसोमॉर्फ्स, ए ऑप्शन है। आइसोमॉर्फ्स पॉलीमॉर्फ्स फिर आप जानते हैं कि एक सब्सटेंस के ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं ना, तो उसको फिर हम कहते हैं इसके पॉलीमॉर्फ्स ही हम। 82 पॉलीमॉर्फ्स हैव डिफरेंट। अच्छा, ये याद रखें कि ये एक ही सब्सटेंस है और उसके मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन वर्जन्स हैं, तो सब्सटेंस तो वही है, क्रिस्टल शेप चेंज हो गया और शेप ऑफ द क्रिस्टल इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो जाती हैं। आगे ये कहता है दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। नो, केमिकली डायमंड और ग्रेफाइट एक जैसे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क होगा, कोई लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा, कोई हाई पे कर लेगा, लेकिन रिएक्टिविटी एक जैसी होती है। सो पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्रिस्टल लैटिस भी इनका डिफरेंट होता है। डी ऑप्शन है 82 में, डी ऑप्शन।
यानी पॉलीमॉर्फ्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, नो। फिर कहता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यस। फिर कहता है हैव डिफरेंट क्रिस्टल शेप, यस। तो ऑप्शन डी में कहता है बी एंड सी। जनाब लगते इस खबर रखे प्लीज। देखिए क्रिस्टल में जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है, पॉलीमॉर्फ्स में चूंकि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं तो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है, एंगल्स, वो डिफरेंट होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई लेकिन रिएक्टिविटी इसकी सेम होती है। अच्छा 83 कहता है कि विच वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। नॉन पोलर है तो ये शॉर्ट याद रखिएगा कि जब भी सिमिलर एटम्स के मॉलिक्यूल्स हों लाइक O2, O3, S8, P4 तो ये तमाम नॉन पोलर होते हैं। तो यहां पर शुगर तो ना जनाब, आइस नहीं, डायमंड। ये कहते हैं कि विच वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तो ये डी ऑप्शन है। डायमंड जो है तो वो नेटवर्क क्रिस्टल कहलाते हैं या कोवेलेंट क्रिस्टल कहलाते हैं या कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स कहलाते हैं। 83 में डी ऑप्शन। यानी ये याद रखें कि P4 के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हैं, इसी तरह S8 के भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हैं। 85 अच्छा 84 कहते कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट। नियॉन साइन जो है ये प्लाज्मा है। नियॉन साइन जो एडवर्टाइजमेंट साइन होते हैं, जो आप जब आप रात के वक्त निकलेंगे रोड के किनारे, ठीक है जी, ट्यूब्स होती हैं और उसमें नियॉन गैस या बाकी गैसेज होती हैं और इस ट्यूब में कैथोड एनोड लगे होते हैं और इस ये एक्चुअली वो डिस्चार्ज ट्यूब है। तो वो नियॉन साइन, एडवर्टाइजमेंट साइन, वो प्लाज्मा है जिसे हम जनरली कोल्ड प्लाज्मा कहते हैं। आगे फिर कहता है सन, सूरज या बाकी स्टार्स जो है ग्लोइंग स्टार्स, तो ये प्लाज्मा है। फिर कहता है लाइटनिंग, लाइटनिंग जो होती है, थंडर, आसमानी बिजली जो गिरती है, दैट इज आल्सो अ प्लाज्मा। और फिर मॉल्टन मरकरी, सो दैट्स नॉट अ प्लाज्मा। गो के ये बड़ा रिजेंबल करता है लेकिन नहीं है, प्लाज्मा नहीं है। तो आपके पास है 84 में डी ऑप्शन है। 85 कहते हैं इफ अ गैस एक्सपेंड्स सडनली तो क्या होगा। यानी अगर एक कंटेनर है और उसमें गैस मौजूद है और आपने उस पर प्रेशर कम कर दिया तो वो गैस एक्सपेंड कर जाती है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया और मॉलिक्यूल दूर चले गए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, सही है, और साथ साथ प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो हमारे पास है कि इफ अ गैस एक्सपेंड सडनली देन इट्स प्रेशर डिक्रीजेस, यस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ डिक्रीज, तो ये सही है, सी ऑप्शन बेस्ट है। जरा एहतियात करें कि पेपर में अगर कभी पहला आंसर सही हो तो आप उधर टाइम बचाने नहीं जा रहे। आप ये कर लेते हैं कि पहला आंसर सही है तो बस टिक लगा के आगे बढ़ गए कि टाइम बच गया। नहीं, आपका मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर लें। तो पहला आंसर अगर सही है तो अलर्ट रहें कि आगे कोई बी और सी, ए एंड बी बोथ, बी एंड सी बोथ, ऑल ऑफ द अबव इस तरह मुमकिन है, ठीक है जी। तो जल्दी वहां पे ना करें। और ये जो इसके लिए जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने आप ओल्ड पेपर जो है वो आप हल कर सकते हैं, ओल्ड पेपर जितने भी हैं तो वो आप चेक कर लें तो वो ज्यादा सही है। मैंने खुद अपने चैनल पे किए हैं, काफी सारे मैंने कर भी दिए हैं, कर भी रहा हूं, और एमडीकेट के जितने भी पुराने पेपर है वो मैं हल कर रहा हूं, तो वो उधर चैनल पे मौजूद है, वो फिर आप देख लें। और बाकी भी आप जितने पेपर ले सकते हैं और पुराने पेपर जो होते हैं तो उससे आपको जरा एग्जामिनर का पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस तरह सोचता है। तो जब आप एग्जामिनर के जहन को समझ लेंगे आपके लिए जरा तैयारी आसान हो जाएगी। यानी फिर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रैंडम तैयारी ना करें, गद्दे की तरह तैयारी ना करें कि रोजाना 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं। जरा स्मार्ट स्टडी हो, कुछ पेपर एक्चुअल पेपर, ओरिजिनल, ठीक है जी, इधर उधर के नहीं,
5000 एमसीक्यूज और 10,000 एमसीक्यूज, ये नहीं है। ओरिजिनल जो एमडीकेट और ईटा के पेपर्स होते हैं वो हल करें, उस पर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं वो ज्यादा बेस्ट। 86 कहता है कि इक्वल, तो 85 में सी ऑप्शन है। 86 में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3 गैसेस O2, Cl2 and H2, they are enclosed in a container at room temperature. कहते हैं if the container leaks accidentally, हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें कहते हैं 3 डिफरेंट गैसेस हैं। ये गैसेस हैं O2, Cl2 और H2, यानी ये है O2, Cl2 और H2। कहते हैं कंटेनर लीक हो गया, अब आगे क्या होगा? तो मेंटली तैयार रहें। कहते हैं कि हाइड्रोजन विल इफ्यूज आउट फर्स्ट, फिर Cl2 विल इफ्यूज आउट लास्ट। गो के लगता तो है, लेकिन याद रखें कि इस वक्त ये जो ऑप्शन डी है कि ऑल विल इफ्यूज आउट एट द सेम टाइम बट विद डिफरेंट रेट। सबसे ज्यादा रेट इसका होगा और सबसे कम रेट इसका होगा, ये दरमियान में आ जाएगा। बिकॉज ये आप जानते हैं सबसे हल्के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबसे हैवी मॉलिक्यूल है और ये आ जाएगा तकरीबन इस तरह। अच्छा, तो आगे जाइए। 85 में 86 में डी ऑप्शन है। 87 87 में कहते हैं, और ये भी सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। मैंने ये कोशिश की थी कि इस तरह के क्वेश्चन हो जो पेपर में आ सकते हैं, जिनके चांसेस होते हैं। तो लेंस मेथड जो है तो ये लिक्विफैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। 87 में डी, यानी इसका मतलब ये है कि आपको ये याद हो कि आपके पेपर में, आपके कोर्स में जितने भी मेथड्स दिए गए हैं वो सारे आपको याद हो। जिधर भी नाम लिखा गया है, जैसे नेम्ड, जैसे वो वोल्फ-किश्नर रिएक्शन और क्लेमेंसन रिएक्शन और इस तरह टॉलरेंस टेस्ट और फिलिंग टेस्ट और इस तरह जिधर भी नाम आता है वो जरूर याद रखें। 88 लिक्विड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर कॉल्ड एसोसिएटेड लिक्विड्स। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पेपर में मैक्सिमम 7-8 तक लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, कि जिधर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना पड़ती है। मेजॉरिटी क्वेश्चन आपकी बुक से स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो बुक पे हर पेज पे कम से कम 3 ऐसे अहम पॉइंट हाईलाइट करें, ठीक है जी, कि जैसे आप पेपर की रात पर जल्दी जल्दी स्किमिंग उसकी कर सके, पेज उलट के ना, तो आप जल्दी जल्दी देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कहते हैं कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड can form only 2 hydrogen bond, while each water molecule that forms 4 hydrogen bond. A option 89 में A। अब जरा ये देख लीजिएगा कि आपको कैसे पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और से देखें, आपने ये देखना है कि ये तो HF तो रिप्रेजेंट करता है एक सब्सटेंस को जिसका पूरा कंटेनर भरा हुआ है। तो देखें, फ्लोरीन पे 3 लॉन पेयर्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 1। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये बनता है एक मॉलिक्यूल का लॉन पेयर और दूसरे मॉलिक्यूल का पोलर हाइड्रोजन। ये इसकी वजह से बनता है। तो ये देखें, जरा गौर से देखें, सबकी तवज्जो हो। जब हर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एंगेज होगा तो हवा के साथ तो नहीं एंगेज हुआ ना, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लॉन पेयर के साथ एंगेज हो गए। तब क्या है, हाइड्रोजन तो सारे एंगेज हो गए। अब ये जो 2 लॉन पेयर आते हैं ये एक्सेस में है। बात को समझ गया? तो इसके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसी तरह आपने दूसरी एग्जांपल याद रखनी है और वो है एमोनिया। आप जानते हैं आपके कोर्स में जो एग्जांपल हैं, अब जरा इसे देखें, यहां पर हाइड्रोजन 3 टाइम ज्यादा है। फिर कि जब हर मॉलिक्यूल का लॉन पेयर एंगेज होगा तो हर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम एंगेज। बस अब लॉन पेयर तो खत्म हो गए एमोनिया में। तब क्या होगा, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बने। पानी एक बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है। नहीं तो पानी को देखें, क्या मॉलिक्यूल है यार, 18 मोलर मास कुछ भी नहीं है। सही है? ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन,
ये है लॉन पेयर एक और ये एक। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब बीकर में हर मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एंगेज हो तो हर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एंगेज हो गया। फिर हर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एंगेज होगा हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो जाहिर है किसी के लॉन पेयर के साथ एंगेज हुआ, तो अब क्या है, परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। दैट्स वाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, नहीं तो पानी का मोलर मास 18 कुछ भी नहीं है। 18 आप खुद देखें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना है 32, नाइट्रोजन का 28, और वो गैसेज हैं। पानी का इतना सा मॉलिक्यूल, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये इंतहाई ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो आगे जाइए जी। कौन? बिल्कुल। अच्छा, इसका ख्याल रखें, जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं कि मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट मैच देख लें, पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के साथ मैच है और वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के साथ मैच है। ये दो नहीं है, ये एक है। यानी अगर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर है तो मल्टीप्लाइड बाय 4, हर मॉलिक्यूल ने 4 बॉन्ड बनाए, और डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज हर बॉन्ड 2 के दरमियान बना। 1 मोल ऑफ वाटर विल हैव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। याद रहेगा आपको मैंने क्या कहा? जरा सुने, 1 मोल वाटर है, सही है। आप देख रहे हैं पानी ने कितने बॉन्ड बना दिए, एक मॉलिक्यूल ने कितने बनाए, 4 बना दिए। तो अगर आपके पास 1 मोल वाटर है तो 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 मोल वाटर कंटेन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज एक बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल का बनता है। आप ये तो नहीं कह सकते कि इसका भी बॉन्ड काउंट करे फिर उसका भी काउंट करे, नहीं, ये एक है। इसकी मिसाल ऐसी है, इधर देखें, ये मैं ले लेता हूं मिसाल के तौर पे, इधर देखें, ये है HF और फिर HF, और फिर मैं ले लेता हूं मिसाल के तौर पे H और F, फिर मैं ले लेता हूं HF और ये हो गया HF। बता दें कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये? शाबाश। 1 2 3 4 5 6। हर मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बने कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। हर मॉलिक्यूल ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन एक बॉन्ड 2 के दरमियान बनता है, तो 6 मॉलिक्यूल के 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। पानी के 6 मॉलिक्यूल के ज्यादा बन जाते हैं, 12, बिकॉज। अच्छा, तो आगे जाइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर है 90। कहते कि इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स आर एट द सेम टेम्परेचर देन लिक्विड हैविंग लीस्ट वेपर प्रेशर, लीस्ट, ठीक है जी, इन अल्फाज के साथ यूज टू हो जाएं, मैक्सिमम, मिनिमम, मोस्ट और लीस्ट, तो ये कहता है लीस्ट वेपर प्रेशर, तो मॉलिक्यूल विद मैक्सिमम लंडन फोर्सेस, और ये है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है हेप्टेन। तो 90 में डी ऑप्शन होगा। 91। अच्छा देखिए, ये हमारे पास है सॉलिड, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट पर, और ये जो एनर्जी है इसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है जी। लिक्विड को हीट करें तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है और फिर ये बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो देखिए ये गैस में कन्वर्ट हो गया, और ये जो आप एनर्जी देते हैं 1 मोल लिक्विड को बॉयल करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगर ये डायरेक्ट इस तरह जाए, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड से उधर चला गया डायरेक्ट, तो ये जो है ये हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। हेस लॉ स्टेट फंक्शंस के लिए अप्लाई होता है। अब ये देखें, ये जो डायरेक्ट एंथैल्पी है ये वाली जरूर इनके सम के बराबर होगी। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी याद रखें कि इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आती है, किसकी? हीट ऑफ सब्लिमेशन। फिर इसके बाद कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? वेपराइजेशन, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को आप मुकम्मल तौर पे खत्म कर रहे हैं। हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो सबसे कम होगा। तो जो सीक्वेंस आपने याद रखनी है वो एंट्री टेस्ट के लिए
वो ये है कि हीट ऑफ सब्लिमेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर ये कम है हीट ऑफ वेपराइजेशन से, ये कम है हीट ऑफ फ्यूजन से। तो जिधर भी आपके पास ये वो पॉइंट्स होते हैं कि एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बासानी बना सकता है। ये याद रखें कि ऐसा भी होता है, ये लोग इतने स्किल नहीं होते, तो ये वो वाले क्वेश्चन दे सकते हैं जो वो आसानी से ये बना सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की सीक्वेंस नजर आ जाए, लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ हो गई, एस कैरेक्टर हो गए, जिधर भी ये सीक्वेंसेस हो तो इनको जरा याद रखें। अच्छा जी, आगे जाइए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो 91 में आपके पास है सम ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूजन, तो यह है सी ऑप्शन। 92 कहते ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिक्विड क्रिस्टल्स एक्सेप्ट, लिक्विड क्रिस्टल सुन ले जरा। लिक्विड क्रिस्टल बहुत ज्यादा कॉमन एक चीज है। कैसे आप कहेंगे? ज़ाहिर है हम जो एनिमल्स हैं जितने भी, उनका ये गोश्त पोस्ट प्रोटीन और ये वाले सारे फाइबर, दीज आर लिक्विड क्रिस्टल। डीएनए हर एक सेल में मौजूद है, ये आप जानते हैं, ठीक है जी। उधर से शुरू करके बैक्टीरिया से लेके एंड तक, तो डीएनए आप जानते हैं लिक्विड क्रिस्टल है। तो लिक्विड क्रिस्टल बड़े कॉमन होते हैं प्लांट और एनिमल किंगडम्स में। सोप सोल्यूशन लिक्विड क्रिस्टल है, लेकिन कंसंट्रेटेड सोप सोल्यूशन। कैसे? कि सोप के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के साथ, लेकिन जब आप पानी डालते हैं तो ये दरमियान में आता है, मॉलिक्यूल जरा दूर चले जाते हैं, स्टिल दे अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे हैव ओरिएंटेशनल ऑर्डर। लेकिन एक पानी की क्वांटिटी जब आप ज्यादा करते जाएं, आखिरकार इनकी ये उधर फ्री हो जाएगा, ये इधर, बिकॉज़ दरमियान में पानी के ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, तो फिर ये डाइल्यूट सोल्यूशन जो है ये लिक्विड क्रिस्टल नहीं होता। अच्छा जी, और ये जो स्पाइडर होता है, जुलाहा, जो प्रोटीन खारिज करता है जाल बनाने के लिए, वो भी लिक्विड क्रिस्टल है। सोप सोल्यूशन, डीएनए, कोलेस्टेरॉल। अच्छा, कोलेस्टेरॉल याद रखें, कोलेस्टेरॉल ग्रुप जिधर भी आ गया, कोलेस्टेरॉल एसीटेट, कोलेस्टेरॉल फॉर्मेट, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, ये तमाम जो हैं दीज आर लिक्विड क्रिस्टल। इंजन ऑयल जो है ये नहीं है, ये कन्वेंशनल लिक्विड। 92 में डी ऑप्शन है। हाँ जी जी, जल्दी जल्दी पढ़ लें। हाँ हाँ सही था। अच्छा जी, बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो ये सिंपल है, तो ये हमारे पास है सी ऑप्शन। फिर कहता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बाय यूनिट एरिया डिपेंड्स ऑन। तो ये डिपेंड करता है, यानी ये एक्चुअली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बाय यूनिट एरिया डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर साइज, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, fact that liquid is colored or not, और pressure above the surface tension। बेस्ट ऑप्शन बी है। और इसकी रीजन यह है कि कुछ केसेस में मॉलिक्यूलर साइज इतना नहीं होगा, लेकिन सरफेस टेंशन बहुत बढ़ जाता है। 95 विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिक, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल ये हैं, टेट्राहेड्रल नहीं है, बिकॉज ये वाली जो अरेंजमेंट है ये बार बार रिपीट नहीं होती इस तरह। 95 में सी ऑप्शन है। 96 substances having same crystalline structure they are called, ये आइसोमॉर्फ्स होते हैं, सेम शेप। एलेट्रॉप्स का ख्याल रखें, एलेट्रॉप्स जो होते हैं ये सिर्फ एलिमेंट के होते हैं, और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है तो ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के लिए। एलेट्रॉप्स में एक और चीज याद रखें, दो बातें याद रखें एलेट्रॉप्स के लिए, कि ये एलेट्रॉप्स जो होते हैं एक तो एलिमेंट के फॉर्म्स हैं, और दूसरा कि ये क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमॉर्फस फॉर्म्स, यानी ऑल द फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, दे आर कॉल्ड इट्स एलेट्रॉप्स। 96 में ए। 97 कैडमियम सल्फाइड। तो अपनी बुक की एग्जांपल याद रखनी है, ऐसा नहीं कि हर एक कंपाउंड को याद रखें, बिकॉज क्रिस्टल शेप याद रखना कोई आसान काम नहीं है।
तो कैडमियम सल्फाइड हेक्सागोनल क्रिस्टल है और ग्रेफाइट भी हेक्सागोनल है, तो यहां पे ऑप्शन है सी। 98. The crystal which are good conductor of heat and electricity due to the mobility of free electrons, they are free electrons होते हैं मेटालिक क्रिस्टल में। 98 में डी ऑप्शन। 99 कोऑर्डिनेशन नंबर, याद रखें यह टर्म मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों मुख्तलिफ उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कॉम्प्लेक्सेस जब हो तो उसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन आयोनिक क्रिस्टल में हम कोऑर्डिनेशन नंबर इसको कहते हैं कि एक आयन है तो इसके गिर्द अपोजिटली चार्ज आयन कितने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड ले लें, तो सोडियम क्लोराइड में ये पॉजिटिव आयन है तो इसके इस साइड पे भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, चार हो गए। एक बोर्ड के अंदर की जाने में और एक बोर्ड के बाहर है, तो सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड्स और ईच क्लोराइड इज आल्सो सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये है। अच्छा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में फिर क्या होगा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में भी यही होगा कि एक मॉलिक्यूल के करीब इर्द गिर्द क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल कितने हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है क्रिस्टलोग्राफी में। तो ये बनता है 6। 99 में डी ऑप्शन। मैं फिर बता दूं कि सिर्फ बुक वाली एग्जांपल याद रखनी है। 100 the number of unit cell that share a particle at the corner of a cubic unit cell। जरा देखें, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है और जरा इसे देखें कि ये जो पार्टिकल है एट द कॉर्नर, कह रहे कि इसे कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं। तो देख लें, एक ये है और दूसरा इसके साथ मौजूद है, ऐसे दो हो गए। अच्छा, दो पीछे की जाने मौजूद है, ऐसे चार हो गए टोटल, और चार इसके ऊपर भी हैं। तो इस पॉइंट को 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। ठीक है जी। और इस तरह आप वो भी याद रखेंगे कि ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो फेस के सेंटर में है वो कितने यूनिट, बिल्कुल ये बस ये चंद चीजें आपने याद रखनी है। और इसी तरह बॉडी सेंटर क्यूबिक में कॉर्नर पे जो होगा वो 8 और जो सेंटर में है वो 1 यूनिट सेल का हिस्सा है। चलें जी, पढ़ते जाएं, शाबाश। तब तक मैं ये लिख लेता हूं। कहते कि 2 एलेट्रॉप्स ऑफ सल्फर आर रॉम्बिक और मोनोक्लिनिक। रॉम्बिक और मोनोक्लिनिक, तो ये है डी ऑप्शन। और चलें, जब आप रट्ठा लगाए ना तो चीजों को एसोसिएट कर लिया करें। हमारा ब्रेन जो है वो सिंगल, यानी अगर आप डेटा सिंपल रॉम्बिक 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 रट्ठे मारते ना, ये नहीं याद होगा। ठीक है जी, आप चीजों को अटैच कर लें। कैसे? फॉर एग्जांपल एक कॉपर का एक ओर है मेलाकाइट और उसका कलर है ग्रीन, तो जब हम पढ़ते हैं हम कहते हैं मेलाकाइट ग्रीन, एजुराइट ब्लू। तो ब्रेन ये उसका चीजों को याद रखता है, एसोसिएट कर लिया करें। जैसे ये है सल्फर है तो ये है रॉम्बिक है और दूसरा क्या है, मोनोक्लिनिक है। अब एसआरके मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप इसको अटैच कर सकते हैं या फिर आप इस तरह कर लेंगे। अच्छा जी, बस फार्मूला आप खुद बनाएं। तो 101 ये हो गया है डी ऑप्शन। 102 कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस वो है कि जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स व प्रोडक्ट सिंगल फेज में होते हैं। ये दो किस्म के इक्विलिब्रिया है। एक होमोजीनियस वो है कि जिसमें सब जो है रिएक्टेंट व प्रोडक्ट दे एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। दूसरा होमोजीनियस वो है कि जिसमें रिएक्टेंट व प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये जनरली ऑर्गेनिक इक्विलिब्रिया होते हैं। ये कहते हैं सारे होमोजीनियस हैं एक्सेप्ट एक। तो देख लें कि किसमें, हाँ जी सही है, सेकंड ऑप्शन। इसमें आयरन ऑक्साइड है जो कि सॉलिड है, यानी ये वाला रिएक्शन है। आयरन ऑक्साइड ये सॉलिड है, साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और इक्विलिब्रियम है। ये आयरन आज आ जाता है हमारे पास, ये भी सॉलिड है
और आगे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये गैस है। हेट्रोजीनियस है, 2 स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। 102 में सेकंड ऑप्शन। 103 कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। याद रखें, पहला आंसर जब सही होता है तो अलर्ट रहें, ठीक है जी, वो सही नहीं होगा। ये एग्जामिनर बड़े डरते हैं, पहला आंसर नहीं देते ये, ठीक है जी। और डी तक जाने से भी ये डरते हैं, ना ये कतार में पहले खड़े हो सकते हैं, ना ये आखिर में, ये दरमियान दरमियान में। ये समझते हैं कि बी और सी ये दरमियान में छुपा देंगे ना लोगों से। तो अब ये आप देखें तो ये हमारे पास है P4। P4 जो है ये सॉलिड है, फिर आगे लिखा है क्लोरीन है, 6Cl2 और ये गैस है। प्रोडक्ट बनता है PCl3। जरा देख रहे हैं मेरे पास ये मिटा हुआ लिक्विड है ये, ओके। PCl3 ये लिक्विड है और बैलेंसिंग फैक्टर 4 है। अब जरा एहतियात करें, सबकी तवज्जो है ना इधर। सॉलिड्स और लिक्विड्स को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। क्यों? कि इनकी मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है जी। कैसे? तो शॉर्ट वर्ड्स में इधर देख लें, ये एक सॉलिड है, सॉलिड है और इसके मोल्स कितने हैं? ये है 100 मोल, 100 मोल है और वॉल्यूम इसका आप ले लें 10 लीटर। तो ये मोलर कंसंट्रेशन इसकी ये होगी, गौर से देखिएगा, 100 मोल है, 10 लीटर वॉल्यूम है, मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? 10 मोल पर लीटर है ना। अब तवज्जो दे इधर, अब अगर ये इस्तेमाल हो जाए, सॉलिड है, आधा इस्तेमाल हो गया, तो न सिर्फ मास आधा हुआ बल्कि यानी मोल भी आधे हो गए, लेकिन वॉल्यूम भी आधा हो गया है। यानी अब के 100 मोल के बजाय ये कितना होगा? 50, और वॉल्यूम 10 लीटर के बजाय 5 होगा। अब आप देखिए मोलर कंसंट्रेशन कितनी आती है? वही 10, यानी सॉलिड और लिक्विड्स की मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो लिहाजा इक्विलिब्रियम को हम तब डिस्टर्ब कर सकते हैं जब मोलर कंसंट्रेशन को चेंज किया जाए। तो लिहाजा जिनकी मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है उनको हम नहीं लिखते, बिकॉज उनकी क्वांटिटी ज्यादा या कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन कम ज्यादा होता नहीं है, यानी जो नेग्लेजिबल सा असर होता है। तो चलिए जी, सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी शॉर्ट वर्ड्स में आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में सिर्फ लिखेंगे गैसेस को और उन आयंस को या उन सब्सटेंसेस को जो डिसॉल्व हो गए हैं, बिकॉज जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज होती है। अच्छा, तो इसको आप क्या लिखेंगे इसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन? इसके लिए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, यानी वो जो मैंने लिखा था इस तरह होगा, Kc बराबर होगा 1 बाय सिर्फ गैस क्लोरीन है और पावर में 6 होगा। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, क्लोरीन रिएक्टेंट है। आगे जाइए 104, Kp और Kc बराबर होते हैं। इधर देखें, Kp बराबर होता है Kc इनटू RT पावर में डेल्टा n। तो ये तो तब बराबर हो सकते हैं जब ये फैक्टर क्या हो जाए? 1 के बराबर ना, 0, तो फिर तो सब कुछ 0 है। तो जब आप डेल्टा n को ले लेंगे 0, सो एनीथिंग, ये है RT, एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा और Kp जो होगा वो फिर Kc के बराबर हो जाता। और डेल्टा n क्या है? ये है चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, यानी डेल्टा n जो है ये है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। तो अब अगर आप इधर देखेंगे तो पहले में आप देखें रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, प्रोडक्ट के 3 मोल्स हैं। दूसरे केस में रिएक्टेंट के 4 मोल हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। तीसरे केस में रिएक्टेंट के 2 मोल हैं गैसेस के, प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स हैं। सो ये देखें 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन है आपके पास, Kp इज इक्वल टू Kc, तो ऑप्शन सी सही है। 104 में सी। वन 105, जब आपने लिख लिया, देख लिया हो तो इधर देखें, ये हमारे पास से कहता है कि इफ
चले मैं पहले ये लिख लेता हूं, ये है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, और इनका रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब ये कहता है कि इफ ए मोल पर लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये ए मोल्स हों, और फिर कहता है मिक्स्ड विद बी मोल, इसके कितने मोल्स हैं? बी हैं। और फिर कहता है इन एन एम्प्टी कंटेनर, ये हमने मिक्स कर दिए, टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम, ये जो रिएक्शन है, कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे, तो फिर आपने आगे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इसने लिखी है, तो जरा देखिएगा इब्तिदाई तौर पे ये कितना होगा जब T क्या है? 0 है। अब ये देखें कि इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं और इसके साथ इसका 1 मोल कंज्यूम होगा और ये 2 मोल बनता है, यानी ये जो रेशो है 2 1 2, ये वाली रेशो चलती है। सो देखिए, अब अगर इसके 2 मोल 2x ये बन गया तो हमारे पास ये कितना रह जाएगा? a माइनस 2x, ये रह जाएगा b माइनस x, बिकॉज इसके 2x कंज्यूम होंगे तो इक्विलिब्रियम पे इतना रह गया, और इसका 1x कंज्यूम होता है तो इक्विलिब्रियम पे ये रह जाएगा, और इसका ये बन जाएगा। तो अब आपके पास जो केसी की रिलेशन आती है, यार आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा मैंने सिर्फ ये लिखा है कि आप ये लिखें। अब देखें, ये फिर आप कहते हैं सर जल्दी जल्दी ये करवा दें। ये है SO3 पावर 2, सही है ये। फिर क्या है नीचे? SO2 पावर 2, और फिर है ऑक्सीजन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि SO3 की जगह पे ये लिखें, तो कितना है ये? 2x²। फिर है SO2 की जगह पे ये लिखें, a माइनस 2x का स्क्वायर, और ऑक्सीजन की जगह पे ये लिखें b माइनस x। ढेर मेहरबानी यार, आंसर आपके बिल्कुल सामने मौजूद है। और हां सही है, नन ऑफ दीज, ये स्लिप हो गया, यानी एक्चुअल ये होना चाहिए तब। चले सही है। 105 में डी ऑप्शन। एक मिनट जरा सुने यार, बी में लिखा है 2, उधर सिर्फ x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर होना चाहिए। बी इस तरह है, देखे ना, बी में ये लिखा है 2 और ये x का स्क्वायर है, इसको इस तरह होना चाहिए। ठीक है ना? आगे जाइए। 106, लो प्रेशर विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट एंड द इक्विलिब्रियम। देखिए याद रखें, एक्सपेंजन यानी जब रिएक्शन इतने हैं गैसेस, प्रोडक्ट बन गया और वो ज्यादा है, एक्सपेंजन इज फेवर्ड बाय लोअरिंग द प्रेशर। और अगर रिएक्शन ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, यानी वॉल्यूम कम है, सो ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन इज फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। तो ये कहता है कि लो प्रेशर विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम। तो एक्सपेंजन देख ले कहां पे है? 4th ऑप्शन है, डी ऑप्शन। यानी इस तरह है ना कि ये है N2O4, ये 1 मोल है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो वो 2 मोल बनता है, और दोनों गैसेस हैं तो इसके मोल ज्यादा है, लिहाजा वॉल्यूम ज्यादा होगा। 107 पढ़ लें, शाबाश। 107, कहते कि कूलिंग ऑफ द रिएक्शन कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया एक्सेप्ट। कहता है कि तमाम में फेवर करेगा कूलिंग, लेकिन एक में नहीं करता, और वो आपके पास है सी ऑप्शन है, जो कि एक्चुअली एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर हीटिंग। 107 सी जी संगे पता लगी बताओ सुदेशो के टूल रिएक्शन पर कागज वाली के और चश्पे समझ दस सर तब ऐलान दिखे दे सार चरा पास बताओ पता लगी दिली। जरा सुने, गप लगा रहा हूं, सही बात यह है, इधर सुने। जब आपके पास रिएक्टेंट नॉन पोलर हो और प्रोडक्ट पोलर हो, दिस इज एक्सोथर्मिक। जब आपके पास रिएक्टेंट में ये देखें नाइट्रोजन और ये बॉन्ड ऑर्डर को देख लें,
बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। और ये देखें इधर भी बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा है, और जब आप इनको तोड़ेंगे और ये अनस्टेबल बनाएंगे जो कि रेडिकल है एक्चुअली, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक है, बिकॉज इसमें बॉन्ड बड़े स्टेबल हैं, ये मॉलिक्यूल नहीं टूटते आसानी से। आप जानते हैं कि जमीन की फिजा में 78% नाइट्रोजन है, इसलिए कि ये इस टेंपरेचर पे टूटेगा नहीं। तो आपने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के स्टेबिलिटी देखनी है कि अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल है, तो ये एक्सोथर्मिक है, और अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो ये हाईली एंडोथर्मिक होगा। जैसे कि ये देखें, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लिखूं H और प्लस Cl, अब मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूं, आपका क्या ख्याल है कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? एक्सो। ये नॉन पोलर, ये बहुत पोलर। पोलर में ये होता है कि ये एक्स्ट्रा अट्रैक्शन हो जाती है इधर। तो बस आपने स्टेबिलिटी को देखना है। आगे जाइए। एक्सोथर्मिक अगर है तो कूलिंग के साथ उसका प्रोडक्ट जो होगा वो ज्यादा बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, 108 कहते कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ बफर। बफर की सिंपल पहचान है, आपने देखना है कि उसमें वीक एसिड या वीक बेस के आयन हैं तो वो बफर है, सही है। और वीक एसिड कौन से हैं जरा सुन ले, शॉर्टकट याद रखें। मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड लिख लेता हूं, और वो ये है, आपके पास है हाइड्रो आयोडिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, HClO4, और फिर इसके बाद है HBr, फिर है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। बस आपने सिर्फ ये याद रखने हैं, ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और इनके अलावा जितने भी हैं वो क्या हैं? वीक एसिड हैं। तो जैसे फिर कोई भी नाम वो दे दे, स्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पार्मेटिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड और पेंटोथेनिक एसिड और फ्लाना एसिड, डिंगा एसिड, जितने भी हैं ये सारे वीक होंगे सिवाय इसके। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। बाकी सारे क्या हैं? दे आर वीक बेसिस, और इसमें सारे अमीज भी आ जाते हैं। तो बफर की सिंपल पहचान है कि उसमें स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस के आयंस होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे डी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और KCl इसका साल्ट। तो 108 में डी ऑप्शन। 109 सिल्वर क्लोराइड है, तो देखिए आयोनाइज होगा तो सिल्वर आयंस आएंगे और क्लोराइड आएंगे। अब जो KSP होगा वो आप जानते हैं कि सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। अब आप देखें तो जब ये 1 मोल आयोनाइज हो तो ये 1 मोल बनेगा और क्लोराइड भी 1 बनेगा। तो अगर ये आयोनाइज हो X तो ये भी X बनेगा और ये भी X है, तो आपके पास KSP आएगा X स्क्वायर के बराबर होगा KSP, या फिर आपके पास जो X है तो वो होगा KSP अंडर रूट। कौन सा सही है? हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन है 110। ख्याल रखें, कहते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज अ वाइट सॉलिड। वाइट सॉलिड, तो अब इसे लिखना नहीं है। इट रेडिली डिकम्पोजेज इनटू NO2 और O2, और इक्विलिब्रियम दिया गया है, और इसके लिए ये वाला इक्विलिब्रियम है 2N2O5 और ये है NO2 और O2। अच्छा, जरा ख्याल रखें प्लीज, इधर देखें, ये N2 सबकी तो जो है ना, ये गैसियस स्टेट में इस तरह होता है, मॉलिक्यूल होगा, लेकिन सॉलिड अगर इसे लें, सॉलिड, ठीक है जी, तो ये फिर एक आयोनिक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम नाइट्रेट, यानी रूम टेम्परेचर पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 31-32 है। तो ये इस तरह एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। नाइट्रोनियम आयन आप जानते हैं, ये है पॉजिटिव आयन, और दूसरा इसके साथ है नाइट्रेट। सिंपल, वैसे एक बात थी तो मैंने कहा बता दूं आपको
कि ये एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब आप इसे थोड़ा सा हीट कर ले 31 तक ये सबलाइम हो जाता है, और गैसियस स्टेट में फिर ये इस तरह का मॉलिक्यूल होगा। चलें जी, तो सॉलिड है इस वक्त, आप इसे नहीं लिखेंगे। कौन सा सही है? सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे पढ़ते जाएं, शाबाश। देखिए, कहते कि गैसियस मिक्सचर कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ हीलियम, 22 ग्राम ऑफ CO2 एंड 8 ग्राम ऑफ O2 enclosed in a vessel. The gas with highest partial pressure, देखिए पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और हीलियम के आप देख सकते हैं ये 2 मोल्स हैं, ज्यादा है ये, तो 11 में बी ऑप्शन। 12 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस विल डिफ्यूज एट द सेम रेट। ये चंद एक चीजें मैं लिख लेता हूं, जरा ये याद रखें कि आपके पास ये है नाइट्रोजन, कितना मोलर मास है? 28, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है? तो इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह यहां भी पूछा जा रहा है CO2 का कितना मोलर मास है? 44, और N2O का भी 44 है। तो दूसरी एग्जांपल CO2 और N2O, इन दोनों का मोलर मास बराबर है 44 और इनका है 28। सो दिस पेयर ऑफ गैसेस दे विल हैव सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन, और इनका भी सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। 112A। 13 कहते सोल्यूशन इज अनसेचुरेटेड व्हेन, देखिए ये आयोनिक प्रोडक्ट होता है, जब सेचुरेटेड होगा तो ये बराबर होते हैं। इससे थोड़ी सी बात करनी है, जरूरी है। जैसे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं लेकिन इनको पता नहीं होता ये इक्विलिब्रियम है क्या, होता किधर है। सब और से देखें, ये हमारे पास है कंटेनर, और इसमें ये बीकर है, इसमें पानी मौजूद है। इमेजिन करें कि आपने इसमें साल्ट डाला, सिल्वर क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा? ये आयोनाइज होगा, का मतलब ये है सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस क्या हो गए? अलग हो गए। हर एक के गिर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप मजीद डालें, पानी के मॉलिक्यूल एंगेज हो गए, तो अब इसको कोई आयोनाइज नहीं कर सकेगा, ये साल्ट इधर आ जाता है। लेकिन फिर भी याद रखें कि इस वक्त ये इक्विलिब्रियम यहां एग्जिस्ट करता है, यानी जब आप डालेंगे और जब कुछ बैठ जाएगा तो इधर से आयोनाइजेशन होती है, पार्टिकल उधर जाएंगे और उधर से बैठेंगे। इक्विलिब्रियम इस सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, और ये आयन जो होते हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा मोलर कंसंट्रेशन का, इसको हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। तो जब आपके पास आयोनिक प्रोडक्ट कम है K से, तो ये एक अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। सेकंड ऑप्शन है 113 में सेकंड। 14 कहते कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन among the following. Kp is equal to Kc into RT power delta N. It looks right. हाँ, ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते कि when ammonium chloride is added to solution of ammonium carbonate, there will be, जरा देखें, ये है एमोनियम कार्बोनेट, आयोनाइज होगा तो बन जाएंगे एमोनियम आयंस और कार्बोनेट आयंस, सही है। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमें कैसे पता है? हमें ऐसे पता है, इधर देखें, एमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड किधर से? स्ट्रॉन्ग एसिड से है ना, तो ये स्ट्रॉन्गर है, और इधर ये दोनों वीक से, एमोनिया वीक और कार्बोनिक एसिड वीक, और ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है, तो लिहाजा ये ज्यादा आयोनाइज होगा, और कॉमन आयन इनका क्या है? एमोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब ये वाला इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? वापस जाएगा अकॉर्डिंग टू ले शैटले, बिकॉज वो पहले से था वीकर
इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था, जब आपने स्ट्रॉन्गर डाला, स्ट्रॉन्गर आयोनाइज होगा और उसे कोई परवाह नहीं है कि उसकी वजह से क्या असर पड़ सकता है, वो वाला। यानी इसके लिए जरा सुने, इसके लिए मैं लिख लेता हूं KSP बराबर होगा, सबकी तवज्जो हो प्लीज, एमोनियम और ये क्या है, कार्बोनेट। ये सही है। जब ये इक्विलिब्रियम आएगा तो KSP इसके बराबर होगा ना, सही है ना, आयनिक प्रवाह के बराबर है। जब आपने इसको डाला तो इसने आयोनाइजेशन कर दी और इसने क्या बना दिया, एमोनियम आयन। तो एमोनियम आयन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई। तो अब आयोनिक प्रोडक्ट क्या हो गया, KSP से बढ़ गया है। तो अब ये सेचुरेटेड है, सुपर सेचुरेटेड है, और वो वाला जो कार्बोनेट होगा वो वापस जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। हाँ एक मिनट। तो दैट विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट। 115 में सेकेंड ऑप्शन जी, ये वाला, ये मैंने बिल्कुल एंड तक डाला है कि जब इसको पूरी तरह, वैसे तो रिवर्स नहीं करेंगे, इस तरह स्ट्रॉन्गर है इब्तदाई तौर पे, लेकिन मैंने एंड वाला इक्विलिब्रियम बना दिया है कि इसके चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा यानी जब सेचुरेटेड होगा तो ये इक्विलिब्रियम बना देगा। इब्तदाई तौर पे ये एमोनियम कार्बोनेट आयोनाइज हुआ, इक्विलिब्रियम है, आपने ये डाला तो ये आयोनाइज होगा, तो उसको प्रेसिपिटेट कराएगा। तो ये मैंने लिख दिया कि थोड़ा सा चांस इसका रिवर्स का है, तो टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने लिख दिया है। अच्छा, और क्यों टू बी ऑन द सेफ साइड, इसलिए कि ये वीक है, ये पानी में ज्यादा रहना पसंद नहीं करता, सही है, वो तो ठीक है, सोडियम क्लोराइड तो आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन ये वीक है तो ये उसके साथ तो रिवर्स है ये। अच्छा जी, एक मिनट। 115 में मैं ये पहले कहता है कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनियम आयंस, तो एमोनियम आयन डिक्रीज नहीं होंगे, वो बढ़ते हैं। डिक्रीज इन कार्बोनेट कंसंट्रेशन, ये भी सही है। फिर आगे कहता है कि नो चेंज इन कार्बोनेट आयन, तो चेंज तो आएगा, वो कहता है नो चेंज। और फिर वो कहता है कि नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी आयन। इधर देखें, जब आपने एमोनियम आयन पैदा कर दिए, ठीक है जी, तो वो वाला इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ले कहता है कि अगर आपने ये ऐड किया या ये ऐड किया तो ये उधर जाएगा जिधर ये इसकी कंसंट्रेशन को कम कर सके। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट है वो वापस जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा थोड़ा सा, और जितना प्रेसिपिटेट हुआ दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। असल में मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बड़ी जल्दी होती है, तो मुझे खुद समझ नहीं आती कि हाँ खैर बस सख्त और जिलेगी जान टिंक है आओ का ना पुख्तो के वही खुदा से चाहता पेख के नुजान ने वर्ता मेख की। अच्छा जी, 116 कहते कि फॉर दी सिस्टम, कहते कि प्रेशर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर को कम कर दिया, द सिस्टम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। 116 में ए है, बस खत्म हो रहा है, चंद क्वेश्चंस हैं। 17 Dalton's law of partial pressure is applicable to all of the following mixtures except, किसको अप्लाई नहीं होता, डी ऑप्शन, because hydrogen chloride and ammonia they react to produce ammonium chloride। सही था, तो 117 में डी ऑप्शन है। मगर लगते हो आएंगे प्लीज। देर खा खबर के खुमावा नौरदा क्लास न बाद में खबर हो। चलें जी, 118 कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, तो ए ऑप्शन है, बिकॉज ये देखें पीवी और एनआरटी बराबर होते हैं, सो पीवी बाय एनआरटी दैट विल बी इक्वल टू 1। 18 में ए। 19 कहते ऑल ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल बिहेव आइडियली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सबसे ये सारे तकरीबन आइडियल हैं, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी, बिकॉज नॉन पोलर हैं, ऑक्सीजन भी, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं है, वो बहुत ज्यादा पोलर गैस है। तो जो आप बायज लॉ वगैरह से उसका वॉल्यूम मालूम करेंगे अपॉन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द गैस, वो अलग होगा, लेकिन जब आप लेबोरेटरी में देखेंगे कि इतने प्रेशर पे ये वॉल्यूम होगा तो वो अलग होता है, प्रैक्टिकली जरा कम आ जाता है, बिकॉज
अट्रैक्शन होती है इसमें। तो 119 में डी ऑप्शन। 120 cooking at altitude requires dash due to low atmospheric pressure, more time। तो सी ऑप्शन है। देखिए कुकिंग डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल हीट एनर्जी, तो जितना लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा होगा कुकिंग टाइम कम होगा। अल्टीट्यूड पे पानी जल्दी बॉयल होता है, लो टेम्परेचर पे 80 90 इस तरह, तो इतने लो टेम्परेचर पे फिर कुकिंग में टाइम ज्यादा लग जाता है। 121 जो है सिंपल यूजेस हैं। रेस्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स, लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स दे मेक यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। जो आपका सेल फोन है ना, जिसमें आप स्लाइड करके कैंडी क्रश खेलते हैं, तो वो एक्चुअली लिक्विड क्रिस्टल जो है वो उसमें मौजूद है। जो शीशे हैं उसके दरमियान लिक्विड क्रिस्टल के लेयर्स हैं। आगे जाइए 121, तो बी ऑप्शन है। आखिरी क्वेश्चन 122 पढ़ लें। कहते हैं कि कोहेशन इन मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए कोहेशन मींस पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ अटैच होना। पानी के मॉलिक्यूल की कोहेशन, इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। और मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, लाइक मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, तो वो आयोनिक बॉन्ड की वजह से होगा। 122 में डी ऑप्शन है। हाँ जी वाई 117 में हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एमोनिया। ये कहता है कि Dalton's law of partial pressure is applicable to all of the following mixtures। डाल्टन लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास ये, जैसे मिसाल के तौर पे ये पहला है ना नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो अगर आपके पास एक कंटेनर है, नाइट्रोजन ले लें, उसका 1 atm प्रेशर है। दूसरा इसी साइज का आप ले लें दूसरा कंटेनर, और उसमें लेट से ऑक्सीजन है, उसका भी प्रेशर 1 atm है। जब दोनों को मिक्स करेंगे यू विल गेट 2 atm प्रेशर, बिकॉज उसने कहा था कि प्रेशर बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैसेस। लेकिन अगर आपने कंटेनर में एमोनिया लिया 1 atm और इधर आपने ले लिया HCl 1 atm और दोनों को आपने मिला दिया, सो क्या होगा, 2 atm नहीं आएगा, दे विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस एमोनियम क्लोराइड, तो 0 atm, और वो सॉलिड है, वो नीचे बैठ जाएगा। 122, तो सी ऑप्शन है। हाँ 119 का ना, वही ऑल ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बिहेव आइडियली एट 20। तो सिंपल का मतलब दार है नॉन आइडियल पदों के लीस्ट आइडियल कम ही होते हैं, मोस्ट पोलर ही नॉट लीस्ट आइडियल। आपको कैसे पता चलेगा? और भी बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे आप ले लें H2S और ये ले लेते हैं HCl, इनका भी होता है। काफी सारे गैसेस हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। लाइक ये देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपकी बुक में ये लिखा है ये रिएक्शन सही है, ये क्या बनाएगा CO2 और प्लस NO आ जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारे हैं ये रिएक्टिंग गैसेस। डाल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द गैसेस जो कि रिएक्ट कर जाएं एक दूसरे के साथ। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हाइड्रोजन और क्लोरीन जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये रिएक्शन कर जाते हैं।